नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें क्या है इसको समझो पहले आप लोग थोड़ा सा। ये हमारी घटना चक्र की बुक है। ठीक है, हमारी ये घटना चक्र की बुक है और हम लोग यहाँ पर इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपके सिलेबस में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आएंगे 5 नंबर के। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न बनेंगे वो 5 नंबर के बनेंगे। इसका मतलब है कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 2022 की अपडेटेड बुक है। ठीक है, ये 2022 के लिए है और आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है, अक्टूबर में होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, क्लियर बात है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखिएगा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिएगा आपके चैप्टर सामने लिखे हुए यहाँ पर। चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको यहाँ पर है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और देखिएगा आपके जो पैट एग्जाम में सिलेबस दिया गया है तो उन्होंने इसमें सिलेबस दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इस बुक ने सिर्फ वही टॉपिक उठाए हैं जो आपके पेट एग्जाम के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ वही चैप्टर यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये सारे चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इस टॉपिक से? 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सही लिए पहला स्टार्ट हुआ चैप्टर आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। क्या है आपका? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। मतलब कहाँ पर हुई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हुई थी? ये बम्बई में हुई थी। क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिएगा जो इसका एक्सप्लेन दिया गया है हम उसको सही से समझते हैं। हो सकता है कि आपके इस एक्सप्लेन से भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब समझो उसको। 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों के से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की गई? वो की गई 1984 में। आगे देखो कि इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 दिसंबर
1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बम्बई में। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मतलब ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष, ये डाटा देखा कितने वर्ष में, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया गया था? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था 1884 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? ठीक है, संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? किसको? राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रगान को किया गया था आपको ये 24 जनवरी 1950। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। अब देखिए तो इसकी व्याख्या कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जनगण मन जो है सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। और अगर हम लोग आगे बात करें, लिखा हुआ है कि इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। क्लियर हुई बात? आपसे क्वेश्चन किया गया था कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 24 जनवरी 1950। क्लियर? हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? सर्वप्रथम कब गाया गया था? अभी आपने पढ़ा है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय, लिखा हुआ है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ये देखिए आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में उन्होंने पूछे हैं। तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, अगला देखें हम लोग, तो देखिएगा अगला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। इसके बाद कांग्रेस ने किया तो किसके साथ किया था? ये मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। किसने? कांग्रेस ने। क्लियर? ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन UPSSC द्वारा किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके पेट एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। इसकी देखिए व्याख्या भी लिखी हुई है, उसको हम लोग देख लें कि क्या लिखा हुआ है कि 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता जो हुआ था तो इस जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। क्लियर हुई बात? हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन और जो कि आपके एग्जाम UPSSC मंडी परिषद परीक्षा 2018 की सेकंड शिफ्ट में आया है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में, ठीक है, संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था।
मतलब किस सत्र, संयुक्त सत्र में कहाँ पर ये हुआ था, ये बात है आपसे पूछी गई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लखनऊ। कहाँ पर? 1916 में, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए UPSSC अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था। और आपको पता होगा कब? 1924 में। कहाँ पर? बेलगांव में। कहाँ पर किया गया था? बेलगांव में। इन्होंने इसका बेलगांव में, ठीक है, समझ गए आप लोग। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो एक में, 1924 बेलगांव। आगे देखिएगा, लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? किसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, 1924 बेलगांव। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछी जाए कि 1925 में कानपुर में किसने अध्यक्षता की थी, वो आप बताइएगा। पता है? ये की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1917 में किसने की थी, तो 1917 में की थी एनी बेसेंट ने, जो कि प्रथम महिला थी। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने आया हुआ। लिखा हुआ है इसमें कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए वही बात है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग प्रकार से, तो वही आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये बने थे 1924 में। कहाँ? बेलगांव। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष, ये लिखा कितने वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? ये बने थे 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसकी भी हम लोग यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 39 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो बताइएगा किसे बनाया गया था अध्यक्ष? तो अध्यक्ष बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो इसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ, देखिए वही क्वेश्चन। अब देखिए, ये देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, और जो कि आया हुआ था UPSSC पेड परीक्षा, जो कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं इसमें, और फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, तो किसे दिया गया था? इससे पहले ही मैं आपको, क्वेश्चन के आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया गया था कि दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। क्लियर हुई बात? हम लोग देखते हैं, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है यहाँ पर, कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए, सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण
सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब जब गांधी जी से बातचीत हो गई थी तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। इसके बाद इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो पहले ही सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कम वोट मिले थे और सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोट मिले थे और वो जीत गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? पहले मुस्लिम कौन थे? आपसे यहाँ पर पूछा गया है पहले मुस्लिम कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसका एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एग्जाम में आए हुए भी हैं। और हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं और हमारा अगला टॉपिक है, इसको देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ अगला टॉपिक कि स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है और हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो आए हुए हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। अब देखिएगा इसकी व्याख्या भी दी गई, इसको भी देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन वर्ष 1905 में प्रारंभ हुआ। आप लोग इतनी बात याद रखिएगा कि आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1905 में, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर है। लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आपको दिया गया है 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 1 सितंबर 1905। कह रहा है यहाँ पर कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया निर्णय की घोषणा कब करी गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा इसके यहाँ पर इन्होंने इसके लिए कुछ यहाँ पर देखिए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन था, इन्होंने इसके एक्सप्लेन में थोड़ा सा लिखा हो, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि तत्कालीन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। कब की थी? 20 जुलाई 1905 को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर डाउट वाला क्वेश्चन है, क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। UPSSC ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उन्होंने माना है 19 जुलाई 1905। ठीक है, तारीख थी कितनी? 20 जुलाई 1905, लेकिन कहीं कहीं पे 19 जुलाई मिलता है, इसलिए UPSSC ने ऑप्शन में 20 नहीं दिया था तो 19 को मान लिया। क्लियर हो गया? अब देखो आगे अगला क्वेश्चन कोई आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखो आप लोग। लॉर्ड कर्जन के
बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? कौन सा एक मकसद नहीं था ये बताना है। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, तो ये तो हो जाएगा आपका, ये था। अगला है कि बांटो और शासन करने की नीति, ये भी था। ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन, ये नहीं था। और अगला है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, तो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन क्या लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। आयोग ने कौन सा माना था? आयोग ने उत्तर इसका माना था डी। ठीक, लेकिन इसका उत्तर था क्या? सी, ये आयोग ने माना था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था विरोध में। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके व्याख्या को। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सब समझिएगा पहले अच्छी तरीके से। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है आपका यहाँ पर कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1911 में। क्लियर हुई बात? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। और अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर वस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डरबन के बाहर मतलब कहाँ पर? तो फिनिक्स वस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कहाँ पर? फिनिक्स। क्लियर? फिनिक्स नाम था। अब देखो, गांधी जी ने 1904 में डरबन, जो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। फिनिक्स लिखा हुआ है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1884 ईस्वी में की गई थी। क्लियर हुई बात? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज NS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। मतलब कहाँ पर पहुंचे थे ये पूछता है आपसे। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे डरबन में। कहाँ पर पहुंचे थे? ये पहुंचे थे डरबन में। बात समझ में आ रही होगी। और हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को। लिखा हुआ है कि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, सही से याद कीजिए इसको। अगला है,
अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में कब पहुंचे थे, 1893 में, जो कि आप ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो ये किस वर्ष ने बाहर फेंक दिया गया था, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो वो था 1893 में। अब देखो आप लोग इसका, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंगभेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। कब की थी, ये स्थापना की थी फरवरी 1919 में। क्लियर बात। हम लोग आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या कहा है। किस पुस्तक ने गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या कहा है। तो ये कहा है हिंद स्वराज में। किस पुस्तक में कहा है, हिंद स्वराज पुस्तक में कहा है। क्लियर। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। क्लियर। आगे देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1917 का ये सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह जो था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक बड़ा विद्रोह था। तो हो जाएगा चंपारण। कौन सा हो जाएगा, चंपारण। क्लियर। अच्छा, भारत छोड़ो कब का है, 1942 का है। कब का है ये, 1942। चंपारण कब का है, 1917 का। आगे देखो, वर्ष 1917 को बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राज्य किया था। किसने, राजकुमार शुक्ल। आगे देखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो ये राज्य था आपका बिहार। क्या राज्य था आपका, बिहार। क्लियर। आगे देखो आप लोग। और अगला क्वेश्चन जो है वो अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखो। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था लुई फिशर ने लिखा था। किसने लिखा था, लुई फिशर। क्लियर। आगे देखिएगा। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक, ये कहाँ के थे, अमेरिकी जीवनी लेखक थे। लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग
और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो किसकी? आदर्श गांव। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आदर्श गांव हो जाएगा। क्लियर। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? तो वो थे शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। आपके सामने देखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली और अन्य लोग थे। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जो कि पेट एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो किसने विरोध किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्लियर। अब आगे देखो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। ये लोग न्यायालय से उसका बहिष्कार कर दिया था और आंदोलन में शामिल हो गए थे। हम लोग देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922 और 5 फरवरी 1922। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 फरवरी नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो है 4 फरवरी। कितना है? 4 फरवरी 1922 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। किसी भी ऑप्शन में सही जवाब नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? ये कहाँ? चौरी चौरा जो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका गोरखपुर में। ठीक है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये ले लिया गया था फरवरी 1922 को। फरवरी 1922। और किस फरवरी को? तो ये 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और जो कि अब आपके सामने है, इसको देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो नमक कर के विरुद्ध। ये किसके विरुद्ध था? ये नमक कर के विरुद्ध था। क्लियर? इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर डांडी पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे? डांडी। स्टार्ट कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, मतलब उस पर टैक्स लगा दिया था, किस पर? नमक पर। इसलिए इन्होंने ये यात्रा की थी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो यहाँ पर रुपया डॉलर विनिमय को कम करना ये नहीं था, भू राजस्व में 50% की कमी करना सही बात थी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना ये भी सही था, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को हमारी ये बात सही तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसका आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी दिया गया, इसको देख लीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय की दर कम करना, लागत में 50% कटौती, नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगें शामिल थीं। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, तीनों आंदोलन में इन्होंने वो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे तीनों में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिएगा व्याख्या इसमें। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। फिर आपके सामने आगे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। क्लियर हो रही होगी बातें? ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि सारे प्रश्न आए हुए थे, और हमारा तीसरा चैप्टर आपके सामने आ चुका है। इसको पढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? अभिनव भारत का गठन किसने किया था?
तो ये किया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 1904 में वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। वीडी सावरकर गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन के ही बाद में अभिनव भारत बना। मतलब क्या है, मित्र मेला जो नामक संगठन था उसके बाद अभिनव भारत का गठन हुआ 1904 में। क्लियर हुई बात? यहाँ पर बात आपकी समझ में आ गई होगी। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर है। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मित्र मेला। क्या कहा जाता था? मित्र मेला कहा जाता था। इसके लिए देखिए व्याख्या आपको दी गई है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। मतलब क्या है यहाँ पर कि 1899 दिया गया था और 1900 दिया गया, अलग अलग मिलता है। लेकिन बात यह है कि 1999 वाला आपका सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? 1999 वाला सही है। ये वाला आपका रॉन्ग दिया गया है। और 1904 में यही मित्र मेला अभिनव भारत में चेंज हो गया था। क्लियर? अगला देखो आप लोग। यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी, इसके लिए हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर। आगे देखो, ये भी दिए गए थे आपको और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेट एग्जाम में। ठीक है, पेट में आया है सेकंड शिफ्ट में। अगला देखो, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में दी गई थी। अब आगे देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? जिसमें क्रांतिकारियों ने डमपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? आपसे ये पूछा गया है। तो इसका नेतृत्व किया था गणेश घोष ने, जो कि मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप लोग, इसके समझो पहले। चिट्टगांव विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते हैं थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्यसेन को। आगे देखो, के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चिट्टगांव यानी वर्तमान में जो बांग्लादेश में पड़ता है में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था।
घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। कब? 18 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के लिए? तो ये था किंग्सफोर्ड। कौन था ये? ये था आपका किंग्सफोर्ड। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखिएगा, इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर खुदीराम बोस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर जिले में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था। कौन था? किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन दिखा दिया है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो कौन थे वो? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड नाम था। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र जो केस था, इस षड्यंत्र नहीं, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक। तो ये कब हुआ था? ये पूछा गया। ये हुआ था 1925 में। आगे देखो आप लोग, काकोरी षड्यंत्र कांड यानी काकोरी ट्रेन डे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। क्लियर हुई बात? हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? ये आपको यहाँ बताना है संगठन का नाम। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। नेता कौन थे? हरदयाल नेता थे। आगे देखिएगा लिखा हुआ है, इसको समझते हैं कि गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। लाला हरदयाल इनके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाए तो कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि गदर आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना जी थे। ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका क्या रीजन था?
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामा गाटामारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसके लिए सटीक आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्लियर हुई बात। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटामारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ करने का कारण थी। ये किसने कहा है? ये इतिहासकार हैं विपिन चंद्रा, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हमारे आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो किस शहर में? तो ये शहर था आपका इलाहाबाद। इसका देखिएगा एक्सप्लेन दिया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र खुद को यहाँ पे गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद, सॉरी कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, ये तीनों क्रांतिकारी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने ये नारा दिया था? भगत सिंह ने। क्लियर हुई बात। आगे देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया था और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ध्यातव्य है कि इनकलाब जिंदाबाद की रचना हजरत मोहानी ने की थी। देखिए, बात समझने वाली बात यहाँ पर है, जब आपको यहाँ पर ऑप्शन में हजरत मोहानी नहीं दिया गया तो क्या लगाया आपने? भगत सिंह लगा दिया। क्यों? देखिए, ये नारा जो दिया गया था वो दिया गया था हजरत मोहानी के द्वारा, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाया है भगत सिंह ने। क्लियर बात ये है यहाँ पर। अगला देखिए, क्वेश्चन आ भी गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसमें भगत सिंह नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा आपका? हजरत मोहानी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन हैं? ठीक है, ये भारतीय राजकुमार कौन है? तो ये हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर? राजा महेंद्र प्रताप। देखो आप लोग यहाँ पर, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। कौन थे? क्रांतिकारी और समाज सुधारक। अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर, हमें क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल ये संबंधित है काकोरी षड्यंत्र मामला। सूर्यसेन ये किससे संबंधित है? तो सूर्यसेन संबंधित है
चटगांव शस्त्रागार छापा। अरविंदो घोष ये थे अलीपुर बम मामला। भगत सिंह ये थे लाहौर षड्यंत्र मामला। क्लियर, सभी हो गए यहाँ पर क्लियर। अब देखते हैं आगे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। 64 दिन का उपवास रखा था और उसके बाद मृत्यु किसकी हो गई थी, तो वो थे जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। यहाँ पर आपका आ चुका है अगला टॉपिक और उसका नाम है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, तो कौन सा था? ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। क्लियर। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना था और प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया था। वो था 1935 का अधिनियम और वहाँ पर ठीक है प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था 1935 में। और यहाँ पर आपका अगला टॉपिक शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझते हैं कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। किसके लिए दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेन को क्या लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन को। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। बात आपके समझ में आ गई होगी और मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न के साथ साथ इसका जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो भी करा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बचना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट पेट में अच्छा स्कोर का है तो बिल्कुल हम अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बशर्ते यह है आपकी कि जितनी भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं आप उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में समझ सकते हैं। आगे देखो, अगला है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब किसने दिया था, किस आंदोलन के लिए? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। ठीक है, क्लियर, बात क्लियर है। ये तो किस आंदोलन के लिए दिया था? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अगला देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन
या अगस्त आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ये सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। किस सत्र में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मुंबई सत्र में। किस सत्र में? मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1942 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। देखिएगा यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बात समझ में आ रही होगी। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब देखिएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति से इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभ कामना चाहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति थे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला है आपका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो ये की थी अक्टूबर 1943 में की गई थी। क्लियर? अब देखते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी दिया गया है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। हमारा बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बारे में विविध यहाँ पर दी गई है, जिसमें लगभग आपको मिलेंगे यहाँ पर 50 डिग्री में आपको समथिंग में क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। और ये हमारे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट 50 क्वेश्चन होंगे। और ये जो आपकी बुक है, इस बुक में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है आंदोलन से। मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसे शेर-ए-बलिया नाम से जाना जाता था? शेर-ए-बलिया कहा जाता है चित्तू पांडे। किसे? चित्तू पांडे। क्लियर बात? अब देखिए आप लोग, प्रश्नगत विकल्पों में से चित्तू पांडे को शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता था और शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी।
क्लियर हो गई बात। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? आपसे ये पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संगठन का नाम हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो संगठन का नाम आपको बताना है कि संगठन का नाम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो देखिएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। क्या हो जाएगा? भारतीय विद्या भवन। देखिएगा इसको आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं पहले, कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी द्वारा 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना था। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शारदा अधिनियम। किस अधिनियम से? शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध या निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किस वायसराय के समय? तो वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। कैसा है? गहरा नीला। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की हैं। क्लियर बात। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? पाकिस्तान की मांग को किसने अमान्य कर दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने इसको अमान्य कर दिया था। क्लियर बात। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। क्लियर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे, भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम भारत की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी वो ठुकरा दी गई थी। इसमें भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात थी पूरी कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च को आया था दिल्ली से। अगला है आपका यहाँ पर कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित कबदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किसके विरोध में लौटा दी थी? ये कौन सा नरसंहार हुआ था?
तो ये हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। क्लियर? अब समझो आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लोकमान्य की मानद उपाधि किसे दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर दी गई थी। और अगला यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो कि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ। तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। क्लियर हुई बात? अगला लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान। किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में AMU.AC.in के अनुसार 1887 में लिखा है, इसके अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1940 में। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेन दिया गया है कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आगे देखो आप लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। वर्तमान में इसके कुलपति जस्टिस गिरिधर मालवीय हैं। कौन है? जस्टिस गिरिधर मालवीय इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसमें किसने की थी? तो ये थे आपके जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बारे में आपको दिया गया, यहाँ पर उसको देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे
जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे एक सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया था। हम लोग देखेंगे, हम लोगों के सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है यहाँ पर घटना और तारीख, क्या लिखा हुआ है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको ये यहाँ पर ये बताना है। क्लियर हुई बात? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है घटना और तारीख, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, लिखा हुआ है दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911, तो ये आपका सही नहीं है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917, तो आपका ये भी नहीं सही है। वीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की, ये भी नहीं सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में, तो केवल ये वाला सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये तीन सही नहीं है। कौन से? ये तीन सही नहीं है। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि यह निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। वहाँ पे दिया गया था 11, वो गलत हो गया। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों के शिकायतों पर नहीं, बल्कि किसानों की शिकायतों पर शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस प्रकार से विकल्प ए, बी, सी तीन सही उत्तर हैं, ठीक है। यूपीएससी ने इस प्रश्न को अमान्य प्रश्न स्वीकार किया है, मतलब इसे इनवैलिड कर दिया था, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर उसने पूछा था यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पर तीन सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। अगला देखो, पेट एग्जाम में आया हुआ, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्लियर हुई बात? हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई थी। तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया गया। मतलब तिलक के द्वारा किया गया था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया। मतलब किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी। किसने किया है? दादा भाई नेरोजी ने किया है। और हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पर, इसको देखिएगा आप लोग कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 ईस्वी में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, बता दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो कब कब चुने गए, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपके पेट एग्जाम में आया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेरोजी जी को जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1867 में दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। ये किसने बताया था? दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया था। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्लियर हो गई बात। हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको कि रास बिहारी बोस ने 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर लिया। इसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। क्लियर हो रही बात। भारतीय राष्ट्रीय सेना को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। अब देखिएगा, इनको समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 में एडम के देश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए। वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। तो ये बात इनके बारे में यहाँ पर इसका एक्सप्लेन कर दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो हो जाएगा आपका बहुकारक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकारक का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर वंश ने किया था। बिल्कुल क्लियर बात हो रही होगी आप लोगों को यहाँ पर। और बहुत ही जल्द हम लोग इस पूरे जो कंप्लीट आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हुआ था और शुरू हुआ था आपका
28 जुलाई 1914, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो ये किया था 1941 में। कब किया था? 1941 में प्रवेश किया था। अब देखो आप लोग यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि वर्ष 1939 से 45 तक की है। मतलब दूसरा विश्व युद्ध चला है 1939 से 45 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। आपसे पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो था आपका 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1965 में। क्वेश्चन आया हुआ है चकबंदी लेखपाल में, ठीक है। 2015 में ये लड़ी कब गई थी? 1965 में लड़ी गई थी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, आप इसी में देखिए पहले। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? ये थे आपके एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस थे। आगे देखो आप लोग, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने की थी। जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। अगला देखो आप लोग यहाँ पर। अगला है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो ये हुई थी 1912 में। कब हुई थी? ये 1912 में हुई थी, ठीक है। आगे देखो आप लोग। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है सर मोहम्मद इकबाल। किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की है। अब आगे देखो। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबंध हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? नाथूराम गोडसे के कौन से वो 3 भाई थे जो RSS के अध्यक्ष थे? तो दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, ये तीनों भाई जो थे वो RRS से संबंधित थे। अब देखिए आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो RSS से सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे ने RSS के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी गोदावरी थी। क्लियर हुआ इतनी बात? यहाँ पर गोडसे के बारे में दिया गया है, हम लोगों ने उसको भी कंप्लीट किया। देखिएगा पेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? भारत में प्रथम बार साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, IMP क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो आप लोग, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्लियर, आगे देखिएगा। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। दीन बंधु CF एंड्रूज को लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, तीनों याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिले हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, मेक मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मेक मोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। किसमें? शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इसलिए इस रेखा को मेक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता, मतलब चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। और मेक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन के बीच में। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको समझिएगा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पर बताया? शिकागो में। ये कहाँ पे बताया था इन्होंने? ये बताया था इन्होंने शिकागो में। ठीक है, आगे देखो आप लोग, लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। ये बात 1893 की। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, ये समझो आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्लो मिंटो सुधार, इल्बर्ट विल। रोलेट एक्ट था आपका 1919 का, ये समझो पहले, ये 1919 का था। और गांधी इरविन समझौता 1931 का। मार्ले मिंटो सुधार ये था 1909 का। और इल्बर्ट विल ये था 1883 का। इल्बर्ट विल 1883 का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग 4 से हो जाएगी, क्योंकि पहला क्रम लगाना है। तो पहले हो जाएगा 4 नंबर का, तो पहला कौन सा हो जाएगा? 4। उसके बाद में आपका जाएगा 1909, मतलब फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? पहला ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद पहला वाला, उसके बाद में आपका दूसरा वाला। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ये यहाँ पर चौथा हो गया। चौथा के बाद में आपका तीसरा है, सॉरी यहाँ पर तीसरा। चौथा ये गलत लिख लिया यहाँ पर, देखो फिर देखो एक बार। चौथा के बाद में आ जाएगा आपका तीसरा। तीसरा के बाद में आपका आ जाएगा पहला, फिर आपका आ जाएगा दूसरा, ये आ जाएगा।
तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो आप लोग, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ट्रैफिक सिस्टम की व्यवस्था किसने करवाई थी? तो ये थे आपके ब्रिटिश शासक। कौन थे? ये थे ब्रिटिश शासक। और इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। किसका? ब्रिटिश शासक ने स्टार्ट की थी, उसके लिए रेलवे जो था बहुत ही महत्वपूर्ण बना। अब देखिएगा, ये पेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका लाहौर। लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है आपके सामने, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये नाम हो जाएगा लाल कुर्ती। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा लाल कुर्ती। क्लियर? अब देखते हैं आगे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब आपके 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने जो आपकी ये घटना चक्र की बुक है इसको कंप्लीट किया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट को। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, अगला देखो आप लोग, अगला यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि सूरत यानी गुजरात के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि प्रदान की। बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुई थी आपसे ये पूछा गया था। तो ये सम्मिलित हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया था। यूपीएससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया, मतलब सभी को इसके लिए 1 नंबर दिया गया। यहाँ पर मतलब ये है इसका। अगला है यहाँ पर, इसको देखिएगा, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में ये प्रमुख कौन थे? ये पहले रक्षा मंत्री थे। कौन? बलदेव सिंह यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये बात हुई यहाँ पर। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए आप लोग यहाँ पर,
24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। और अंतिम 2 प्रश्न आपके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये किसने घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। किसने? क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की थी। अब देखिएगा जो इसकी व्याख्या दी गई हम उसको भी देख लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। बात यहाँ पर आपकी क्लियर होती है। और बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और इसके बाद हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों ने एक बात का गौर किया होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बात का तो गौर किया होगा आप लोगों ने। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रिस्ट विद डेंसिटी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इन्होंने ये भाषण कहाँ से दिया था? संविधान सभा मतलब संसद में दिया था। भाषण कहाँ दिया था? ये भाषण उन्होंने संसद में दिया था। और यहाँ पर आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ट्रिस्ट विद डेंसिटी यानी नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों को स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ये बात जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर अपना पूरा 100% दिया है और मैंने ये प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएं टॉपिक वाइज। और मैंने इस क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज पहुँचाने का पूरा प्रयास भी किया है। अगर वास्तव में आपको लगा है कि आपके लिए एक मेहनत की गई है थोड़ा सा, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फुल मैराथन में। ठीक है।